हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार चार पुलिस वाले एक कमरे में बैठकर एक क्रिमिनल से इंटरोगेशन कर रहे थे। तभी वो क्रिमिनल एक ऐसा जवाब देता है जिसे सुनकर चारों पुलिस वाले वहां से उठकर बाहर भाग जाते हैं, जिसमें से दो पुलिस वाले तो उल्टियां तक करने लगते हैं और वे चारों पुलिस वाले उस क्रिमिनल से आगे इंटरोगेशन करने से मना कर देते हैं। सबके लाख मनाने के बावजूद भी वो नहीं मान रहे थे, लेकिन फिर जब उनके बड़े अधिकारियों ने उन्हें फोर्स किया तब वो मान जाते हैं, पर साथ ही अपनी दो शर्तें रखते हैं, जिसमें से पहली शर्त ये थी कि उनके साथ कुछ और पुलिस वाले अंदर जाएंगे और सेकंड ये कि उस क्रिमिनल की आंखों पर पट्टी और उसके हाथ और पैरों को बांधा जाएगा। उनकी ये दोनों शर्तें मान ली जाती है और फिर इंटरोगेशन शुरू होती है। अपने पॉपकॉर्न्स ले लीजिए और अपनी ईयरफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि क्राइम की आज की कहानी में हम आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन सा क्रिमिनल था और उसने ऐसा क्या कर दिया था जिसकी वजह से पुलिस भी उससे डर रही थी। चलिए आपको बताते हैं। ये कहानी स्टार्ट होती है नोएडा के सेक्टर 31 से। नोएडा के सेक्टर 31 में एक छोटा सा गांव है और गांव का नाम निठारी है। गांव में सब कुछ ठीक चल रहा होता है। गांव के सभी लोग सुबह से अपना काम पे जाते और शाम को चैन की नींद सोते थे। गांव अपनी समृद्धि की ओर बढ़ ही रहा था कि जनवरी 2006 से निठारी और उसके आसपास से गांव से बच्चे गायब होने लगे। बहुत ढूंढने के बाद भी जब बच्चे नहीं मिलते तब परिजन पुलिस के पास गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने जाते, तो पुलिस यही कहीं होके कहकर बात को टाल देती थी और रिपोर्ट दर्ज नहीं करती थी। वहाँ के लोग गरीब थे, इसलिए उनके पास कोई और रास्ता नहीं था और पुलिस के भरोसे बैठने के बजाय वो खुद ही अपने बच्चों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। बच्चों के इस गायब होने के सिलसिले में एक नया नाम जुड़ता है। दरअसल 7 मई 2006 को सेक्टर 19 के गदरपुर से 20 साल की एक लड़की दीपिका उर्फ पायल गायब हो जाती है। पायल के पिता नंदलाल जब पुलिस के पास जाते हैं तो उन्हें भी यह कहकर वापस भेज दिया जाता है कि वह किसी दोस्त के साथ कहीं चली गई होगी। नंदलाल बाकी लोगों की तरह हाथ पर हाथ धरकर बैठने वालों में से नहीं थे। उन्होंने जब पता करना शुरू करा तो उन्हें एक रिक्शा वाला मिला जिस पर बैठकर पायल घर से निकली थी। रिक्शे वाले से पूछने पर उसने बताया कि पायल मेरे रिक्शे पर बैठी और सेक्टर D5 की कोठी के सामने उतरी। जब मैंने उससे भाड़ा मांगा तो उसने पैसे अंदर से लाकर देने की बात कही। जब उसे अंदर जाए हुए बहुत देर हो गई तब मैंने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक व्यक्ति बाहर आया और उसने कहा कि वो यहाँ से चली गई है। यह सब सुनने के बाद नंदलाल D5 के मालिक मोनिंदर सिंह पर FIR दर्ज कराने गए, पर इस बार फिर पुलिस उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करती, क्योंकि मोनिंदर सिंह पंडेर एक करोड़पति व्यक्ति था। उसकी पुलिस और राजनीति में बहुत ही अच्छी पकड़ थी। रिपोर्ट दर्ज ना करने के बाद नंदलाल एक वकील हायर करते हैं और सेशन कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। अब कोर्ट ने मोनिंदर सिंह पंडेर के खिलाफ FIR दर्ज करने का फैसला दिया। जब मोनिंदर को यह बात पता चली तो वह आग बबूला हो गया और उसने FIR रद्द करवाने के लिए इलाहाबाद, जो कि आज प्रयागराज है, कोर्ट में याचिका दर्ज कर दी और कहा कि मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है और मेरे खिलाफ जो बच्चों को चोरी करने की बातें हैं ये सब अफवाह है। पर उसकी याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी और FIR दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश करने के बाद पुलिस FIR दर्ज करती है और अक्टूबर 2006 में D5 कोठी की जांच करने जाती है। पुलिस ने घर का कोना कोना देखा पर उन्हें वहां कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन दिसंबर 2006 में कुछ ऐसा हुआ जिसे देश आज तक नहीं भूल पाया है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कुछ जरूरी बातें जो आपको जान लेनी चाहिए। मोनिंदर सिंह पंडेर पंजाब का रहने वाला था। उसने साल 2000 में नोएडा में D5 कोठी खरीद ली थी। कोठी खरीदने के कुछ दिनों बाद पूरा परिवार यहाँ शिफ्ट हो गया था। उसके 2 साल बाद यानी 2003 में मोनिंदर सिंह की पत्नी और बेटे पंजाब शिफ्ट हो जाते हैं। मोनिंदर सिंह अब यहाँ अकेला रहता था और बिजनेस के चक्कर में उसे अक्सर बाहर जाना पड़ता था। इसलिए उसने अपने एक दोस्त जो कि कर्नल था उससे एक नौकर के बारे में पूछा। कर्नल ने उसे एक व्यक्ति का नाम बताया जिसका नाम सुरेंद्र कोहली था। सुरेंद्र उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले का रहने वाला था, जिसकी शादी हो चुकी थी और उससे के 2 बच्चे भी थे। सुरेंद्र खाना बहुत अच्छा बना लेता था, इसलिए मोनिंदर ने उसे अपने पास रख लिया। अब मोनिंदर सिंह कभी कभार ही D5 कोठी आता, लेकिन जब भी आता वह अपने लिए रात भर के लिए कोलगार बुलाता था। सुरेंद्र की एक बहुत ही गंदी आदत थी। जब मोनिंदर सिंह लड़कियों के साथ कमरे में होता तो खिड़कियों के छोटे छोटे छेद में से उस कमरे में झांकता रहता था। एक बार की बात है, मोनिंदर सिंह पंडेर D5 कोठी आया हुआ था। उसने दिल्ली के कई दलालों को फोन मिलाया, लेकिन कहीं पर भी उसकी बात नहीं बनी। तब उसने पहली बार सुरेंद्र कोहली से लड़की का इंतजाम करने के लिए कहा।
सुरेंद्र कहीं से लड़की का इंतजाम करके ले आता है। अब रात से सुबह होती है और सुबह होते ही मोनिंदर पंडेर वहां से चला जाता है। इधर मोनिंदर के जाने के बाद सुरेंद्र उस लड़की को उसके साथ भी प्यार करने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़की सुरेंद्र का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि रहने दे, तुझसे नहीं होगा। उस लड़की को अंदाजा भी नहीं था कि उसका ऐसा मजाक उसके लिए कितना भारी पड़ने वाला है और उसके साथ आगे क्या होने वाला है। लड़की के इतना कहते ही कोहली को इतना गुस्सा आता है कि उसने वहीं पर लड़की का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। यह कोहली की पहली हत्या थी। अब वापस अपनी कहानी पर आते हैं। इधर नंदलाल अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे और उनकी यह पड़ताल देखकर बाकी लोग भी, जिनके बच्चे गायब हुए थे, वह भी उनके साथ आ जाते हैं। इलाके में जिस भी व्यक्ति से बच्चों की लापता होने की बात के बारे में पूछा जाता तो वह एक ही बात बोलता कि उन्हें आखिरी बार D5 कोठी के सामने देखा गया था। जब D5 में पुलिस की जांच पड़ताल बढ़ने लगी तो आसपास के लोग भी उस पर गौर करने लगे। ऐसे ही एक दिन की बात है, एक कचरा बीनने वाला D5 कोठी के पीछे बने नाले के पास कचरा बीन रहा था। तभी उसकी नज़र नाले में पड़ी पॉलीथीन के बैग्स पर गई। कुछ अच्छा मिलने की उम्मीद में उसने थैलियों को बाहर निकालकर खोलने लगा और जैसे ही उसने वहां पर एक बैग खोला तो वह सन्न रह गया। दरअसल उसमें बच्चों के कटे हुए पैर और हाथ के टुकड़े थे। इसकी सूचना मिलते ही बहुत संख्या में पुलिस वहां पर पहुंच गई। 29 दिसंबर 2006 में जब नाले की सफाई की गई तो उसमें 19 कंकाल निकाले गए। इसमें सभी बच्चों की हड्डियां और मांस के टुकड़े थे। इस घटना का पता लगते ही सारे न्यूज चैनल्स की ओबीवेंस और पुलिस के बड़े अधिकारी वहां पर पहुंच जाते हैं। अब मोनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली को उसी दिन हिरासत में ले लिया जाता है। जब 30 दिसंबर को एक बार फिर नाले में लोग उतरते हैं तो उन्हें 40 पैकेट मिलते हैं जिनमें सिर्फ मानव अंग भरे हुए थे। इन सब में एक बात बहुत ही अजीब थी कि किसी भी थैली में गर्दन से लगाकर पेट तक का हिस्सा नहीं था। शुरुआती जांच में तो पुलिस को यह मानव अंगों की तस्करी का केस लगा, शायद इसीलिए पेट से गर्दन तक का कोई भी हिस्सा नहीं मिला। लेकिन उनकी यह थ्योरी भी वहीं खारिज हो जाती है, क्योंकि मानव अंगों को निकालने और ट्रांसप्लांट करना हॉस्पिटल में ही हो सकता है, घर पर नहीं। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन अब मर्डर के रूप में चालू कर दी थी। पुलिस ने सबसे पहले पूछताछ मोनिंदर सिंह से की, पर वह यह बात मानने को तैयार ही नहीं था कि उसने किसी बच्चे की हत्या की है। जब कंकालों के मिलने का सिलसिला शुरू हुआ तो लोगों ने हंगामा कर दिया। बात इस हद तक बढ़ गई थी कि अगर उस वक्त मोनिंदर और कोहली को भीड़ के हवाले कर दिया जाता तो उनकी हत्या तक हो सकती थी। उस वक्त सीएम पद पर मुलायम सिंह यादव थे और उन्होंने प्रशासन को जल्दी इन्वेस्टिगेशन करके खुलासा करने के लिए कहा। अब 5 जनवरी 2007 को मोनिंदर सिंह पंडेर और कोहली को लेकर गुजरात के गांधीनगर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर उनका नार्को टेस्ट किया जाता है। इसके बाद लोगों में आक्रोश देखकर सीबीआई और पुलिस 10 जनवरी को एक पूछताछ के लिए गुप्त जगह चुनते हैं। वह इसलिए कि उस वक्त लोगों में आक्रोश इतना ज्यादा था कि अगर मोनिंदर सिंह पंडेर और कोहली उनके हाथ लग जाते तो पीट दिए जाते। अब एक कमरे में सुरेंद्र कोहली को बिठाया जाता है और उससे 4 पुलिस वाले पूछताछ करने लगते हैं। पुलिस ने उसे हर तरीके से पूछताछ की पर उसने अपना मुंह नहीं खोला। फिर पुलिस ने उससे कहा कि मोनिंदर सिंह पंडेर तुम्हारे बारे में सब कुछ बता चुका है, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपना जुर्म कबूल करो। यह सुनने के बाद सुरेंद्र ने सब कुछ बताना शुरू कर दिया। पुलिस ने उससे सवाल किया कि आखिर बच्चे तुम्हारे पास आते किस तरीके से थे। तब उसने बताया कि मैं बच्चों को टॉफी, पैसे और बिस्किट देने के बहाने अपने पास बुलाता था, उनसे मारपीट करता और गला दबाकर मार डालता था। फिर उन मरे हुए बच्चों के साथ मैं शारीरिक संबंध बनाता था। इतना सुनकर पुलिस वाले पूरी तरीके से हिल चुके थे, पर उन्हें अभी असली डर का सामना करना बाकी था। पुलिस ने उससे पूछा कि D5 कोठी के पीछे वाले नाले में जो नरकंकाल मिले हैं, क्या वो सारे कत्ल तुमने ही किए हैं? कोहली ने हाँ में सर हिला दिया। अब पुलिस उसे सवाल करती है कि उन सभी बैग्स में सिर्फ बच्चों के हाथ और पैर ही मिले, उनका बाकी शरीर कहाँ है? तब कोहली कहता है कि उन्हें मारने के बाद मैं उन्हें बाथरूम में ले जाता था, फिर उनके छोटे छोटे टुकड़े करता, फिर उन्हें कुकर में डालकर पकाता और फिर खा जाता था। पुलिस वाले इतना सुनकर बाहर की ओर भागते हैं। वह इतने बुरी तरीके से कांप रहे थे और उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि 2 पुलिस वाले वहीं उल्टियां करने लग जाते हैं। पुलिस वाले डर और घिन से इतनी बुरी तरीके से डर चुके थे कि वो दोबारा इंटरोगेशन करने के लिए तैयार ही नहीं होते, लेकिन उनके बड़े अधिकारियों ने उन्हें किसी तरीके से समझाया, तब जाकर कहीं बात बनी। पहले सुरेंद्र कोहली के हाथों को बांधा गया, उसके बाद 10 और पुलिस वालों को बुलाया जाता है। फिर इंटरोगेशन आगे बढ़ती है। कोहली ने पहली हत्या के बारे में बताया।
जब पंडित चले गए तो मैंने उस लड़की को कहा कि मैं भी तुम्हारे पैसे दूंगा, तो मुझे भी खुश कर दो। तब वो लड़की ने मेरा मजाक बनाया और मुझसे कहा कि तुमसे नहीं होगा। इसी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उसे मार दिया। उसे मारने के बाद फिर मैंने उसे शारीरिक संबंध बनाया और फिर उसे काट कर पका के खा गया। फिर कोहली से पायल के बारे में पूछा जाता है तो बताता है कि पायल को मैंने मोनिंदर सिंह की कंपनी में जॉब दिलवाने के बहाने घर पर बुलाया था। मैंने उसे कहा था कि तुम्हारा घर पर इंटरव्यू लिया जाएगा। सुरेंद्र कोहली गिरफ्तारी से पहले खुद के नपुंसक होने की बात भी करता रहा, इसलिए पुलिस ने उसका एक बार मेडिकल टेस्ट करवाया और मेडिकल टेस्ट में यह बात सच हो जाती है। लेकिन सरकारी वकील का यह कहना था कि सुरेंद्र कोहली शारीरिक संबंध बनाने से पहले यौन उत्तेजना बढ़ाने वाली गोली का इस्तेमाल करता था और उसके बाद वह लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं करता था। अब सवाल यह था कि अगर वह नपुंसक था तो उसके ऊपर रेप केस क्यों लगाया गया। डॉक्टर्स ने कोहली को लेकर एक रिपोर्ट बनाई थी। उसमें उन्होंने यह मेंशन किया था कि कोहली नेक्रोफिलिया नाम की बीमारी से ग्रसित है। दरअसल ये एक बीमारी है जिसमें मरे हुए लोगों से शारीरिक संबंध बनाकर खुशी प्राप्त की जाती है। कोहली को लड़कियों के विरोध से डर लगता था, इसलिए पहले वो उन्हें मार देता था, उसके बाद वह उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। उसकी नपुंसकता को लेकर एक सवाल यह भी था कि अगर वो नपुंसक था तो फिर उसने शादी क्यों की और उसके 2 बच्चे कैसे थे। पुलिस ने मोनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली के खिलाफ कुल 17 मामले दर्ज किए। पैकेट में मिले मांस के टुकड़ों और हड्डियों के जरिए 7 फरवरी 2007 को पिंकी नाम की लड़की की पहचान कर ली गई। उसके बाद 8 फरवरी को दोनों आरोपियों को सीबीआई की 14 दिन की कस्टडी के लिए भेज। मई 2007 में पुलिस ने रिम्पा हवलदार नाम की लड़की के मर्डर में जो केस में चार्जशीट फाइल की, उसमें पंडेर को बरी कर दिया गया। और जुलाई में कोर्ट की फटकार के बाद सीबीआई को पंडेर को भी कोहली के साथ आरोपी बनाना पड़ा। 2009 से अब तक 12 बार फांसी का फैसला सुनाया गया है। 13 फरवरी 2009 को स्पेशल कोर्ट ने रिम्पा हवलदार मर्डर मामले में सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर सिंह पंडेर को फांसी की सजा सुनाती है। 11 सितंबर 2009 को इलाहाबाद, जो कि आज प्रयागराज है, कोर्ट ने एक मामले में पंडेर को बरी कर दिया, लेकिन सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा सुनाई। 4 मई 2010 को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 7 साल की आरती के मर्डर में दोनों को फांसी की सजा सुनाई दी। 28 अक्टूबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली की फांसी पर पुनर्विचार की याचिका खारिज कर दी। उसके बाद 7 सितंबर 2014 को एक खबर आती है कि सुरेंद्र कोहली को 8 सितंबर की सुबह मेरठ जेल में फांसी दी जाएगी और उसे डासना जेल से मेरठ जेल शिफ्ट किया जा रहा है। यह बात पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंह को पता चलती है, तो वो रात के 9:30 बजे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस RM लोधा से वक्त मांगती है। रात को 10:45 को सीनियर जस्टिस LS जत्तेर और AR दवे की स्पेशल बेंच बनती है और वह सुनवाई करते हैं। रात के 1 बजे तक दोनों जजों ने इंदिरा जयसिंह की अपील सुनी। सुरेंद्र कोहली की फांसी 1 वीक के लिए टाल दी जाती है। लेकिन अब सवाल यह था कि यह न्यूज़ सरकारी तरीके से जेलर तक कैसे पहुंचाई जाए। सबसे पहले मेरठ के DM और SSP को फ़ोन मिलाया गया। इसके बाद दोनों ने अगले ऑर्डर तक वेट करने के लिए कहा गया। इसके बाद रात को 3:45 को दोनों के पास फिक्स किया गया और फांसी रुक जाती है। अब 8 साल बाद भी सुरेंद्र को फांसी नहीं हो सकी। 17 मामलों में से 13 मामलों के फैसले आ चुके हैं और 12 में उसे फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। पिछला फैसला 26 मार्च 2021 को आया था। उसमें कोहली को बरी कर दिया गया था। कोहली ने यह केस खुद लड़ा था क्योंकि उसकी साइड कोई भी वकील खड़ा होने से मना कर रहा था। कोहली के परिवार का यह कहना है कि अगर वो इन सब मामलों के लिए दोषी है तो उसे फांसी जरूर होनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर इसी प्रकार की वीडियोस आप और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।